नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। तो बेटा स्टार्टिंग में पहले बता देता हूँ कि 11वीं क्लास को हल्के मत लेना। 11वीं क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर 11वीं क्लास तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो 12th क्लास में घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम सीधा रटोगे, फिजिक्स रट इतना है कि मैं तो फिजिक्स रटने की तुम्हारी नौबत आ जाएगी, केमिस्ट्री की तो बात ही दूसरी है। कुछ बच्चे जोश में साइंस ले लेते हैं, पीसीएम पीसीबी, बाद में कॉमर्स लेते फिरते हैं। 1 महीने में औकात आ जाती है सबकी। इस बात को बहुत अच्छे से रखना, जो तुम्हारी क्लास के टॉपर होंगे या फिर जो बहुत अच्छे नंबर लाते होंगे वो रो देंगे वहाँ बैठ के। कहा नहीं जाते घुटनों के बल चला देती है यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। लेकिन इतना डरवा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन रियलिटी जो है वो है, क्योंकि अभी तक जो बच्चे पढ़ते हुए आए हैं वो आए हैं रट्टाफिकेशन पे। अगर तुमने मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे ना उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस बोले तो रटी होगी, और ऐसे नहीं चलता। जितना तुम पूरा पढ़ के आए हो ना 10 साल का, वो यहाँ एक चैप्टर में निपट जाता है। यहाँ अलग तरीके से पढ़ी जाती है क्योंकि लेवल अलग होता है। अगर मैं तुम्हें लेवल दिखाऊँ तो ऐसे है, देखो तुम्हारी क्लासेस ऐसी बढ़ती हैं ना, ऐसी लेवल बढ़ता है। 11th में आके लेवल ऐसा हो जाता है, ऐसा यहाँ जाके पहुँचना पड़ता है, और यहाँ से लेके वहाँ तक जाने में अच्छे लोग तबाह हो जाते हैं। क्योंकि 11th क्लास एक ऐसा समय होता है कि लोग काफ़ी 3 महीने की छुट्टी मिल जाती है ना, बहुत छुट्टी रहती हैं स्टार्टिंग में, तो कोई पिकनिक मनाने चले जाते हैं, कोई किसी को मोहब्बत हो जाती, किसी को वीडियो गेम खेलना स्टार्ट हो जाती, किसी गर्लफ्रेंड बन जाती, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता है, और पढ़ाई पे सबसे कम ध्यान देता है। जब पढ़ाई पे सबसे कम ध्यान देगा, और सबसे ख़राब बात यह है कि 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज बन जाती है तो लोग अपनी औकात से ज़्यादा उछलने लगते हैं। देखो, मुझे बटरिंग करना और स्वीट पूछने देना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वो पढ़ाने वाला टीचर हूँ ऑफलाइन में जो मुंह पे ऑन स्पॉट बोलता हूँ मुझे तुम में क्या कमी है। ऐसे ही मेरा ऑनलाइन में यूट्यूब पे भी सिस्टम है। मैं बटरिंग नहीं करता हूँ कि बच्चे मेरे से जुड़े रहें, मेरी वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें। बेटा, मैं अपने बेनिफिट के लिए तुम्हें गड्ढे में नहीं पटकूँगा, क्योंकि ऐसा होता है कि आज नहीं कल तो तुम्हें रियलिटी समझ में आएगी, और जब रियलिटी समझ में आएगी सबसे पहले तुम मुझे गाली दोगे कि इसने तभी इसको पता था, इसने अगर सही पता तो ज़्यादा बेहतर रहता। और मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ जो मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखा हो। अगर मैं कहूँगा कि मैथ में ये वाली बुक है, फिजिक्स में ये वाली बुक, केमिस्ट्री वाली बुक है, तो उसमें मैंने भी उसको देखा होगा, करा होगा। देखो, आखिरकार 11th क्लास में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप के, एक टाइप के और दूसरे टाइप के। 11th क्लास में जो शुरू से पढ़ता है वो जाकर 12th के बाद 100 के अंदर उसकी रैंक आती, चाहे जेई मेंस का दे, जेई मेंस का दे, IIT एडवांस दे, या नीट का दे, एम्स दे, कोई दे, उनमें भी बहुत कम परसेंटेज है, मतलब हर किसी की नहीं आती है। और दूसरे कुछ बच्चे वो होते हैं जो सिर्फ जस्ट पास होने के लिए पढ़ते हैं, वो जस्ट पास ही हो पाते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था। बेटा, सब इंटेलिजेंट सब बराबर होते हैं। अगर मैं तुम्हें सीधा सिंपल सा एक बात बोलूँ कि तुम्हें 10th क्लास में कितना आता था और कितना नहीं आता था, कोई मैटर नहीं करता है। 11th क्लास में तुम्हें कुछ भी नहीं आता था तो कोई भी टेंशन नहीं है, और 10th क्लास में तुम्हें कुछ भी नहीं आता था तब भी कोई टेंशन नहीं है। अगर 10th क्लास में तुम्हें बहुत कुछ आता था तब भी कोई बात नहीं है, तब भी तुम्हारी इज्जत यहाँ बराबर है। 11th क्लास में आके सबकी औकात बराबर हो जाती है। 11th का क्लास डिसाइड करती कि इससे आगे तुम कहाँ जाओगे, अब कौन ऊपर और कौन नीचे जाएगा। समझ रहे हो ना? कि इसमें बताऊँगा कि आखिर केमिस्ट्री कैसे रीड करनी, फिजिक्स कैसे रीड करनी, मैथ, क्योंकि यहाँ तरीके बदल जाते हैं बेटा, तरीके बदलते हैं, लेवल बदलता है। जितना तुम पढ़ के आए हो एक चैप्टर में निपट जाता है, कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होते हैं, रटने से काम नहीं चलेगा। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि आखिरकार फिजिक्स की, कि फिजिक्स को तुम्हें कैसे हैंडल करना है। समझ रहे हो ना? फिजिक्स में सबसे पहला जो तुम्हें काम करना है कि तुम्हारे पास NCERT होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? NCERT।
चाहे तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी अलाउड हो या ना हो, क्योंकि कई सीबीएसई स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ एनसीईआरटी अलाउड नहीं होती है, जबकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, इन सब दूसरे स्कूलों में, कुछ स्कूलों में एनसीईआरटी कंपलसरी होती है। केंद्रीय विद्यालय तो कंपलसरी है, केंद्रीय विद्यालय में तो कंपलसरी है एनसीईआरटी। पहला है एनसीईआरटी और दूसरा है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में मैं ये वाली बुक नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आईरूडो उठा के ले आओ, एससी वर्मा लेके आ जाओ, नहीं। रेफरेंस बुक में ऐसी रेफरेंस बुक जो तुम्हें समझ में आए, जो तुम्हारे हिसाब से हो। मैं कोई भी टिप्स, ट्रिक एंड टेक्निक अगर मतलब 11th क्लास की बनाता हूँ, 12th क्लास की, जिस टॉपिक की बनाता हूँ, मैं 3 स्टेज में डिवाइड करता हूँ, इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, IEF। क्या है? IEF। अभी ये तुम्हारे लिए वीडियो है इनिशियल। मैं पहली वीडियो में जाकर तुमसे ये नहीं कहूँगा कि नहीं बेटा तुम आईरूडो खरीद लेना, मैं ये नहीं कहूँगा तुमसे कि नहीं, पहली वीडियो में कहूँगा नहीं बेटा तुम MS चौहान खरीद लाना। टाइम टू टाइम आएगा, सब कुछ बताया जाएगा। मुझे हर चीज़ का होश रहता है कि कौन सी चीज़ कब बतानी है। इसलिए मेरी कोचिंग में जिनके 41-50 के आसपास आते हैं, उनके 90 से अब आ जाते हैं बोर्ड में, क्योंकि मैं एक साथ किसी को और बोझ नहीं डालता हूँ। अगर तुम भी कभी एक्सरसाइज करने जाते हो, कभी कुछ किया होगा, तो अगर मान लो राउंड लगाने भी जाओगे तो पहले दिन कम लगाते राउंड, दूसरे दिन बढ़ते हैं, तीसरे दिन और बढ़ते हैं। अगर जिम भी गए होगे तो पुशअप की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि पहले कम लगाते, फिर धीमे धीमे इंक्रीमेंट होता है। और यहाँ लोग ऐसे हैं कि पहली बार में पता क्या बता देते कि नहीं तुम तो एक बार में 100 लगाओगे पुशअप। नहीं होता ना बेटा, क्योंकि यहाँ एक दिक्कत है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो बताओ तुम जानवर के डॉक्टर के पास जाओगे या इंसानों के पास? तुम कहोगे क्या पागल सी बात कर रहे हो भैया, बेसिक सी बात है, इंसानों के पास जाएंगे। तो फिर यहाँ ऐसा क्यों करते हो कि दर्द पेट में है, पहुँच जाते जानवर के पास, जानवर के तो वो तो हाई इंजेक्शन लगाएगा ही यार। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि आखिरकार एक तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम्हें बताना चाहिए। आखिरकार स्टेज में डिवाइड करना चाहिए, कैसे कैसे इंक्रीमेंट करना है। मैं इस पे भी आऊँगा, इस पे भी आऊँगा, सब चीज़ बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि मुझे इतना ही नॉलेज हो गई, बस इतनी किताबों का नॉलेज हो, कुछ नहीं हो। एनसीईआरटी एक रेफरेंस बुक ऐसी होती है जो तुम्हारे मैक्सिमम कॉलेजों स्कूलों में चलती है। जैसे कहीं कोई मतलब कॉलेजों में नहीं, मतलब कि स्कूल में, मतलब जैसे कुछ तुम्हारे सीनियर होते हैं वो लोग बताते हैं कि आखिर न्यूटन सही है, SC वर्मा तो फिर भी सेकंड स्टेट हो गई है, क्या बोलते हैं, SL अरोरा है, ABC है, इस टाइप की बुक। जैसे SL अरोरा है एक। पहली बात है कि मैं बता दूं कि मैं किसी की स्पॉन्सरशिप या प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि फिर जो तुम्हें सही लगे वो फॉलो कर सकते हो। मतलब एनसीईआरटी मतलब ऐसी रेफरेंस बुक होनी चाहिए जो तुम्हें बेसिक से समझाए, आखिरकार बेसिक से कराए। जैसे अगर आईडो खोल दोगे तो कुछ भी नहीं आएगा समझ में, SC वर्मा में तुम्हें कुछ पहली बार में कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो बात अलग है कि मैं यहाँ सॉल्व कराता हूँ, धीमे धीमे लेवल बढ़ता है, आता है समझ में। लेकिन स्टार्टिंग तुम्हें क्या करना है, जैसे ABC हो गई है, SL अरोरा, इन सबको तुम्हें स्टार्टिंग से करनी चाहिए। जब यहाँ तक लेवल हो जाएगा, तुम बेसिक सीख लोगे, तो उसके बाद तुम ये सब SL अरोरा हुआ, मतलब SC वर्मा हुई, आईरूडो हुआ, रैशनिक हेलिड हुआ, ये सब सॉल्व होने लगती हैं। तो रेफरेंस बुक में ये सब ले लेना। अगर किसी को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, तो एक बुक है रैशनिक हेलिडे। लेकिन रैशनिक हेलिडे में तुम्हें बहुत अच्छा समझाया जाएगा, लेकिन तुम्हारे जो सिलेबस में चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके हिसाब से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि स्कूल में जो तुम्हारे डेरिवेशन कराना है वो उसमें भी हो, लेकिन जो अगर CBSE के अकॉर्डिंग ABC और SL अरोरा, इन सब में तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डेरिवेशन कराए जाते हैं, डेरिवेशन काम क्वेश्चन बताए जाते हैं, बात की जाती है। जैसे ये पता है, जो आईरूडो हुआ, रैशनिक हेलिडे हुई, SC वर्मा हुई, ये जनरल बुक है भैया। फिजिक्स की मतलब सोचो कि फिजिक्स की जनरल बुक है, स्कूल के हिसाब से नहीं बनाई गई, ये जनरल बुक है। इसलिए देखो इस आईरूडो का नाम क्या रखा है, जनरल फिजिक्स। हाँ, और तीसरी बात ये है कि यहाँ कुछ भी रटने की कोशिश मत करना। अगर डेरिवेशन भी कर रहे हो ना, तो डेरिवेशन को समझो कि वो कहाँ से कैसे आया है। स्कूल वालों की, कोचिंग वालों के, जहाँ भी पढ़ो उससे पूछो कि ऐसा कैसे आया है। और साइंस की एक खासियत होती है कि जो भी पढ़ रहे हो उससे पूछो कि वाई ऐसा क्यों।
अगर जो टीचर इसका आंसर ना दे पाए तो यकीन मानना कि वो उसने भी रट के पास किया होगा अपने टाइम में। पूछो वाई सर ऐसा क्यों, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है। तो डेरिवेशन हुआ, फॉर्मूला, क्वेश्चंस हुआ, उन सबको तुम्हें विजुलाइज करना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। पुली अगर मूव कर रही है तो कैसे मूव कर रही है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, हर चीज़ आनी चाहिए। लेकिन कुछ टॉपिक मैं बता देता हूँ जिनको तुम्हें बहुत ज़्यादा गौर करना है। पहला है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन होती हैं उनके ऊपर तुम्हें अच्छी कमांड होनी चाहिए। B=AT+U, S=UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, B²=2S+U²। दूसरा जो तुम्हारे पास होना चाहिए वो फोर्स के ऊपर होनी चाहिए कमांड। क्या होनी चाहिए, फोर्स तुम्हें समझ में आना चाहिए आखिरकार F=ma, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे, क्या फलाना ढकाना, क्या रिलेशन है। और इसमें तुम्हें एक वेक्टर, थोड़ा बेसिक वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर में भी क्या रेजोल्यूशन करना, और क्या बोलते हैं आखिरकार कैसे क्या कंपोनेंट करता, मल्टीप्लिकेशन करते कैसे क्या करते हैं वेक्टर का। फिर आती है वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये वाला चैप्टर, इस पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना। और फिर चौथा टॉपिक आता है तुम्हारे पास, वो आता है रोटेशन का, जिसको कहते हैं, जिसमें एंगुलर मोमेंटम हुआ, टॉर्क हुआ, इन सब के बारे में। क्योंकि अगर कुछ ना करे तो इतना तो कर ही लेना, अगर इतना नहीं करोगे तो 12th में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाकी सब भी तुम्हें प्रिपेयर करना है, लेकिन इन सब पे ज़्यादा गौर करना है। अब हो गया है फिजिक्स का, अब हम करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री हर बार की तरह इस बार भी NCERT तो मस्ट है। NCERT तुम्हें ऐसे पढ़नी है, ऐसे पढ़नी केमिस्ट्री की कि तुम एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। केमिस्ट्री की तो NCERT को जो IIT की प्रिपरेशन करते हैं, JEE मेंस की करते हैं, नीट की करते हैं, एम्स की करते हैं, उन सब से भी कहा जाता है कि केमिस्ट्री की NCERT तो मस्ट है। जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है, बहुत इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का यहाँ, मतलब केमिस्ट्री की NCERT का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला, इसमें भी तुम्हें रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, रेफरेंस बुक जो वो CBS मतलब NCERT के अकॉर्डिंग हो, मतलब जो भी तुम्हारा सिलेबस हो उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस बुक लेना चाहिए। तो रेफरेंस बुक में ABC, मैंने इसी से पढ़ाई करी थी, ABC मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी समझने में, लैंग्वेज ईजी है, अच्छा समझ में भी आता है ABC। दूसरे अगर किसी को कोई रेफरेंस बुक पता है तो मुझे नहीं पता, वैसे तो अगर हाई लेवल पे जाओगे, जैसे इंटरमीडिएट जो बात करते हैं, मैं वहाँ बात करूँगा कि कैसे क्या सॉल्व करना है। तो BK जायसवाल आती है इनऑर्गेनिक के लिए, MS चौहान आती है ऑर्गेनिक के लिए, और एक RC मुखर्जी होती है किसके लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और मेरे पास तीनों किताबें हैं, अगर दिखाना चाहूँ तो बहुत ईजिली मैं दिखा सकता हूँ कि RC मुखर्जी, देखो ये रही RC मुखर्जी मेरे पास, बाकी JK जायसवाल, BK जायसवाल भी है, MS चौहान है, सब है। तो अगर कोई देखना चाहे तो ये रही BK जायसवाल है और ये है MS चौहान। लेकिन ये इनका लेवल थोड़ा हाई है, इनको बाद में प्रेफर किया जाता है। जब तुम बेसिक सीख लो, मोटरसाइकिल तब चलाई जाती है जब पहले चलना सीखो, और मैं इनिशियल स्टेज में चलना सिखाता हूँ बच्चों को, फिर कैसे चलना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मोटरसाइकिल बैठा दो, नहीं बेटा तू तो बस अब चलाएगा धूम धड़का, धूम मचा ले, और जब पता चला मुँह टूट गया धूम मचा ले। फिर लोग कहते हैं कि 11th क्लास कठिन है। 11th क्लास कठिन नहीं है, उस तरीके से बताया नहीं जाता है कि 11th क्लास कैसे पढ़ी जाती है। सबसे पहले चलना सीखो, फिर दौड़ना सीखो, फिर बाइक चलाना सीखो। तो अब जो हम मतलब रेफरेंस बुक हो गई है, तीसरी बुक है, तीसरा मतलब बात है बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें विजुलाइजेशन करना आना चाहिए, विजुलाइज करना आना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जितना अच्छा तुम्हें विजुलाइजेशन कर लोगे ना, उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तुम्हें समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन कैसे क्या मूव कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, मतलब आखिरकार सॉल्यूशन में कैटाइंस एनाइंस क्या रोल है, वो ज़रूर करना चाहिए। और इसमें रिएक्शंस और फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो तुम्हें उन सब की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फॉर्मूला तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना जानी चाहिए। लेकिन अगर एट द एंड अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में, तो इन चैप्टर में बहुत ज़्यादा गौर करना। पहला मोल कॉन्सेप्ट पर, मोल कॉन्सेप्ट मतलब NCERT का पहला चैप्टर। फिर दूसरा करना केमिकल बॉन्डिंग पर, केमिकल बॉन्डिंग। फिर एक आती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF मेथड, इस पर तुम्हें करना चाहिए। तो अगर कुछ भी ना कर पाओ इन टॉपिक को तो ज़रूर गौर करना। और जो वो आता है
रिडॉक्स रिएक्शन, और एसिड एंड बेस पे तुम्हें गौर कर, एसिड बेस एंड सॉल्ट जो आता है उस पर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। मतलब जहाँ भी तुम्हें एसिड बेस सॉल्ट दिखे, जितनी इतनी थ्योरी, उन सब पे तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा गौर करना चाहिए। वैसे कवर तो मैंने सब कुछ कराया, बहुत इंटरेस्टिंग कराया है। और फिर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बिल्कुल 101% ध्यान देना। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ नहीं करोगे ना, तो बोर्ड में तुम इतना जान लो कि तुम 30 नंबर छू भी नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे ना क्या पढ़ाई जा रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब तुम्हें हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत सारे होंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा आखिर तो नोमेनक्लेचर कैसे करनी, बहुत बड़ी चेन बना जाती है, हक्कल्स रूल्स क्या है, बेंजीन क्या, बहुत कुछ है यार बताने के लिए। इतना है। आखिरकार हमने बता दिया इन टॉपिक को ज़्यादा गौर करना है, एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़नी है। मैं भी बताऊंगा कि आखिरकार तुम्हें कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब जो आता है वो आता है मैथ। देखो अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ कि इनिशियल स्टेट बता रहा हूँ। अभी मैं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बताऊँगा कि कंपटीशन में तुम्हें क्या क्या वो होती, इंटरमीडिएट स्टेट और फाइनल स्टेट में फोड़ते हैं। मैथ में एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी तीनों के लिए कॉमन है। और एक कोई रेफरेंस बुक ले लेना। रेफरेंस बुक में जैसे आर.डी. शर्मा काफ़ी प्रचलित है, तो वो सही भी रहती है। आखिरकार तुम्हें समझ में भी बहुत कुछ आ जाएगा आर.डी. शर्मा से। आर.डी. शर्मा सही है। वैसे कई बुक होती हैं कि आर.डी. शर्मा सर की भी कई बुक्स आती हैं, ऑब्जेक्टिव आती है आर.डी. शर्मा, लेकिन जो तुम्हारे 11th क्लास के हिसाब से होती है बुक उसको लेनी है तो आर.डी. शर्मा। वैसे एम.एल. करना है, बहुत सारी बुक्स हैं तुम्हारे पास, लेकिन इनिशियल स्टेट में तुम्हें आर.डी. शर्मा ही प्रेफर करनी चाहिए, तब तुम्हें जाके कुछ समझ में आएगा। तो क्या है आर.डी. शर्मा। तीसरी बात है कि यहाँ मैथ में तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, न्यूमेरिकल मतलब जहाँ नंबर की बात होती है वहाँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। और फिजिक्स में एक चीज़ याद रखना कि अगर तुम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हो, इसका मतलब तुम कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं जानते हो। बिल्कुल फैक्ट है। जो लोग कहते हैं कि मुझे फिजिक्स समझ में आती है, फील होती है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा उनसे एक कहना होता है कि तुम्हें वो टॉपिक आता ही नहीं है। तो हम क्या बात करते हैं कि न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। अब बात आती है बायो के लिए। देखो बेटा, मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो अपनी इज्जत बनाने के लिए दूसरों को, अपना फ़ायदा के लिए दूसरों को घाटे में डाल दे। अगर मैंने 11th 12th में बायो नहीं ली थी तो मैं उससे रिलेटेड बात नहीं करूँगा, लेकिन जो स्टूडेंट मतलब नीट क्वालिफाई किए हैं, दोस्त किए हैं, जो फ्रेंड किए हैं, जो सब किए हैं, प्रिपरेशन करे हैं, तो उनने एक मुझे बात बताई थी कि यार एनसीईआरटी बहुत मस्ट है बायो की। एनसीईआरटी तो बिल्कुल इस मतलब कि बहुत अच्छे से आनी चाहिए तुम्हें। केमिस्ट्री और बायो में एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैं क्या कहता हूँ कि एनसीईआरटी तो मस्ट अच्छे से ही प्रिपेयर करना, तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। अगर एनसीईआरटी कैसे रीड करी जाती है, कैसे देखा जाता है, अगर इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो जाके चैनल में सर्च करोगे तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें परेशानी हो बाय के.पी. सिंह लिख दिया करो। और जो वीडियो तुम्हें नहीं मिले, मतलब जो कोई भी टॉपिक जिस तुम सर्च करोगे, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक टाइम टेबल इफेक्टिव फला, जो भी करो, तो अगर नहीं मिले तो कमेंट्स में आके लिख दिया करो कि भैया ये वाले टॉपिक हमें नहीं मिले हैं, तो हम वहाँ से जाके वहाँ से जाके तुम्हें बता देंगे कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करना है। मैं उसमें नई नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, बहुत अच्छे से समझा दूँगा। इतना है। मैं रेफरेंस बुक में ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना सुना था कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी जाती है वहाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उनमें से नहीं को गूगल में से सर्च करूँ, कुछ भी आके बता दूँ, बक दूँ कि आखिरकार तुम ये वाली बुक लेना, वो वाली बुक लेना। मैंने जो देखा है वही किया, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। बच्चों बायो के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। देखो इसके लिए मैं भी बहुत दुखी हूँ कि मुझे इसका नहीं पता, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा बस यार। मेरा ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मेरा एक चीज़ पे होता है, वो ट्रस्ट होता है। मेरा स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा ट्रस्ट है, और जो स्टूडेंट होते हैं मुझे ऐसा बड़े भाई समझते हैं, और मैं भी उन्हें छोटा भाई समझता हूँ। मैं भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रखता हूँ। तो एक तो हो गया है कि हम लोगों ने आखिरकार कैसे क्या स्टार्ट करना है। आखिरकार इंटरमीडिएट अगर तुम्हें चाहिए कि आखिरकार पढ़ाई कैसे करनी है, 11th क्लास पढ़ना कैसे है, कि आखिरकार टाइम टेबल कब कैसे बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, वो इंटरमीडिएट में आता है। कहते हैं इंटरमीडिएट में कब कौन से को टाइम देना है, कैसे मेमोराइज़ करना है, माइंड मैप क्या है, शॉर्ट नोट क्या है, 1 पेज नोट्स क्या हैं,
कैसे लॉ ऑफ एसोसिएशन वर्क करता है, कैसे फिंगर मेथड वर्क करता है, कैसे रीडिंग स्पीड करती, बहुत कुछ टॉपिक है। तो इंटरमीडिएट में आना है वो। तो आखिरकार अगर इसके लिए वीडियो चाहते हो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए प्रैक्टिकल तरीके से। अगर मैं जो भी बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ नोट्स की, तो नोट्स का मुझे ही पता है कि कैसे बनाना है। और फाइनल तो फिर फोड़ेंगे यार यहाँ अपन तो, यहाँ तो इतना फोड़ेंगे कि तुम खुद SC बनवा पे आ जाओगे लगाने पे, एडोब तुम खुद लगा दोगे। IIT मीन्स वैसे यहीं से स्टार्ट हो जाएगा लगना तुम्हारा, यहाँ से कुछ स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तो बिल्कुल तुम फोड़ने लगोगे। JEE मेंस और नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो फोड़ना स्टार्ट कर दोगे। फाइनल में तुमसे कहोगे, तुमसे कुछ बच्चे कहेंगे यार इतना अच्छा कैसे कवर कर लिया है, 1 साल में तो हम PUBG खेलते रहे हैं, सब्जी खरीदते रहे हैं, तुमने कहाँ से कर लिया यार। तो उसके लिए तुम्हें कमेंट्स में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि फिर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मैं भी मानता हूँ कि गलती हर किसी से होती है, इंसान हूँ यार, गलती होती है। मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ, गलती हो जाती है। और कोई भी बात लगे कि ऐसी बात है तो उस पर कमेंट्स लिखें। और एक मैं चाहता हूँ कि तुम सब में एक कॉम्बिनेशन बने, मतलब हम और तुम सब में एक कनेक्टिविटी बने। कि आखिरकार ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ तुम देखने वाले हो, मुझे ऐसा कनेक्शन चाहिए जैसे बिल्कुल ऐसा हो कि बिल्कुल मतलब दोस्त हो, बिल्कुल मुझे वो कनेक्शन चाहिए है। बिल्कुल ऐसा समझो कि यार भाई भैया से कोई भी टेंशन हो, क्रश बात ना, नंबर ना दे रही हो, हाय रिप्लाई ना कर रही हो, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया हो, बॉयफ्रेंड बात ना सुन रहा हो, कोई भी दिक्कत हो, क्लियर मुझे यार बिल्कुल ऐसे करना है। बिल्कुल हम तुम में बिल्कुल दोस्तों जैसा, इतना भी नहीं कि कंधों पे हाथ रख के बोलो ओ चल यार, ऐसे भी नहीं, मतलब एक बड़े भाई की तरह बोलो, बिल्कुल फ्रेंडली वाला अपन को वैसा करना है। तो ऐसी टीम बनाने के लिए पहला स्टेप तुम्ही को, एक स्टेप मैंने ले लिया है, एक स्टेप तुम्हें लेना पड़ेगा। कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और अपन भौकाल मचाएंगे। अब अगर देखो जो ये जिस अभी देख रहे हो ना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई खड़ा है, फोड़ देंगे और तोड़ देंगे सबको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, तोड़ देंगे सबको। अब बस तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मुझे बताओ कि क्या क्या करना है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या तुम्हें करना है। दोनों एक साथ ग्रो करेंगे और फोड़ देंगे बिल्कुल यार, अब तोड़ देंगे सबको। तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करो, बताओ कि आखिर क्या कमी रह गई हो, क्या अच्छी रही हो, कैसी वीडियो लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।